अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ अब तक की सारी वीडियोस से आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके साथ ही सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर से गुजारिश है कि वीडियो को कम्प्लीट देखा करें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। इसके साथ साथ अगर आप कोई टॉपिक, अपना कोई चैप्टर, किसी भी किस्म का कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हो और उसके बारे में रहनुमाई हासिल करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th बायोलॉजी का एक निहायत अहम टॉपिक जिस पे हमारी पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है और वो टॉपिक है सेल साइकिल। जब हम बात करते हैं सेल के साइकिल के बारे में तो एक चीज़ है जिसके बारे में बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता, और उस चीज़ का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से मुराद होता है, जो लफ्ज इसमें आ रहा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का तो मतलब ही है पैदा करना किसी भी चीज को। रिप्रोडक्शन से मुराद है दोबारा पैदा करना किसी चीज को। तो आपके पास रिप्रोडक्शन जो है किसी चीज को पैदा करने की सलाहियत है। ये रिप्रोडक्शन डिफरेंट स्टेजेस पर होती है। जैसे कि एक पूरा जानदार है, चाहे वो कोई पौधा है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई इंसान है, वो अपने जैसे एक नया जानदार पैदा करता है। कोई सेल है वो अपने जैसा नया सेल पैदा करता है। सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, वो अपने जैसे न्यू क्रोमोसोम्स, न्यू डीएनए जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो हर स्टेज पर हो रही होती है। तो अब रिप्रोडक्शन की जो है आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कहीं पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उन सब से भी अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएं तो सबसे जो प्रिसाइज तौर पर रिप्रोडक्शन है कि भाई सेल के अंदर जो है वो कॉपीज कैसे बन रही हैं, काम कैसे हो रहा है, सेल डिवाइड कैसे करता है। आखिर एक इंसान की, एक जानदार की, एक जानवर की, एक पौधे की तख्लीक भी तो एक सेल से हुई है ना। तो आपके पास एक सेल से आगे मजीद सारे सेल्स कैसे बनते हैं, ये देखने के लिए हमें जो चीज़ स्टडी करनी पड़ेगी वो चीज़ आपके पास आती है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की तारीफ हम यूं भी बयान कर सकते हैं, द टाइम पीरियड व्हेन द सेल प्रोड्यूस, वो वक्त, वो दौरानिया जब से सेल पैदा हुआ, वहां से लेके वो दौरानिया जब तक सेल की तकसीम नहीं हो जाती और वो एक सेल से दो सेल बनकर अपने जो ऑस्प्रिंग्स हैं, अपने जो औलाद है वो प्रोड्यूस नहीं कर देता, न्यू सेल्स नहीं बना देता, तब तक का जो दौरानिया है, जो टाइम स्पैन है, जो वक्त है, वो आपके पास कहलाएगा सेल साइकिल। अब सेल साइकिल की दो फेजेस आती हैं। एक फेज का नाम है इंटरफेज और दूसरी फेज जो हमारे पास इसकी आती है उस फेज का नाम है माइटोटिक फेज। उसको आसान अल्फाज में आप एम फेज भी कहते हैं। तो इंटरफेज हमारे पास एक स्टेज होगी और दूसरी स्टेज का नाम है एम फेज। आप यूं कह सकते हैं कि सेल अपने जो सेल साइकिल का 90% हिस्सा है वो गुजारता है इंटरफेज में। इंटरफेज को आप दूसरे लिहाज से रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि सेल ने अपनी जिंदगी का 90% जो टाइम पीरियड है वो गुजारना है इस स्टेज के अंदर, रेस्टिंग पीरियड के अंदर। क्योंकि सेल के पैदा होने से लेकर सेल के तकसीम होने तक का टाइम सेल साइकिल है। तो तकसीम होकर जब न्यू सेल्स बने तो सबसे पहले जिस स्टेज में एंटर हुआ वो स्टेज है आपके पास इंटरफेज। इंटरफेज में उसने क्या करना है, अभी वो सेल पैदा हुआ है, वो सेल साइज में बढ़ेगा, अपने अंदर प्रोटीन्स बनाएगा, ऑर्गेनेलिज बनाएगा, जिन चीज़ों की कॉपी बनानी है, जिन चीज़ों की डुप्लीकेशन करनी है उन चीज़ों की डुप्लीकेशन करेगा। और ये सारी चीज़ें साथ साथ करते करते जब सारी चीज़ों की डुप्लीकेशन हो जाएगी, देन जब वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा तकसीम होने के लिए, साइज में बिग हो जाएगा, तब वो एक सेल से दो में तकसीम हो जाएगा। और वो जो फेज आपके पास कहलाती है उसे कहते हैं माइटोटिक फेज। इसको डिवीजन फेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है सेल की तकसीम हो जाती है। तो ये आपके पास थे सेल साइकिल की दो स्टेजेस, जिसमें हमने बताया कि इंटरफेज में सेल अपना मैक्सिमम टाइम पीरियड स्पेंड करता है और माइटोटिक फेज में यानी एम फेज में सेल अपने जो है 10% जो लाइफ स्पैन है उसको स्पेंड करता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर सेल की तकसीम होनी होती है। अब इंटरफेज की स्टेजेस को अगर हम देखें माइटोटिक में, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब सेल ने तकसीम होना है तो दो तरीके कार हैं तकसीम होने के, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी, जिसको हम माइटोसिस और मियोसिस का नाम देंगे। वो प्रोसेसेस इंशाल्लाह मेरी वीडियोस देखेंगे तो उनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास आती हैं मजीद इंटरफेज की स्टेजेस। तो चलिए हम इंटरफेज की स्टेजेस का मुतालिया करते हैं। अब एक सेल साइकिल में जब हम इंटरफेज स्टेज की बात करते हैं, हमारे पास इंटरफेज का फेज चल रहा है, सेल रेस्टिंग फेज में है, अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा है। तो सबसे पहले जो स्टेज हमारे पास आती है उस स्टेज का नाम है
G1 फेज। यहाँ पे हमारे पास ये सेल है, इस वक्त इसकी जो स्टेज है जिसमें ये मौजूद है उस स्टेज को हम कहेंगे G1। जो G1 फेज है इसको फर्स्ट गैप भी कहा जाता है, या आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं, इसको ग्रोथ फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेल अभी अभी पैदा होकर आया है तो सेल ने अपनी मैक्सिमम ग्रोथ करनी है। सेल के अंदर जाहिर बात है उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उसके क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए। तो सेल यहाँ पर क्या करेगा कि सबसे पहली बात तो साइज में ग्रो करेगा, अपनी जो साइज है उसको बढ़ाएगा। दूसरी जो चीज इसमें आती है वो है प्रोटीन। जो सी प्रोटीन्स इसको चाहिए उन प्रोटीन्स की अमाउंट को अपने अंदर इंक्रीज करेगा। तीसरी इसके अंदर चीज आती है ऑर्गेनेलीज। जाहिर बात है अब सेल ने तकसीम होना है 1 से 2 में, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्लांट सेल में, एनिमल सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज वो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के जो कि मिलकर काम करते हैं तो सेल का काम होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स हैं, बहुत सारे आपके पास ऑर्गेनेलीज है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये क्या करेगा कि जाहिर बात है अब इसने आगे जाकर एक सेल से 2 सेल में तकसीम होना है। तो एक सेल से 2 सेल में तकसीम होने के लिए जिन जिन प्रोटीन्स की जरूरत है उन प्रोटीन्स को बनाएगा। जो से ऑर्गेनेली दूसरे सेल में चाहिए होगी उनकी अपने अंदर कॉपी तैयार करेगा, और आपके पास कॉपी तैयार करके सारी चीजें करके ये देखेगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आनी है जिसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट फेज को, उस फेज का नाम है आपके पास एस फेज। एक हमने G1 फेज पढ़ी, दूसरे में पास जो फेज है वो है एस फेज। एस फेज में जोन से एंजाइम चाहिए होंगे, जिन जिन चीजों की वहां पे जरूरत होगी ज्यादातर एंजाइम्स की, उन चीजों की यहाँ पर पहले ही प्रोडक्शन कर लेगा। सो G1 फेज में सेल ग्रो भी कर रहा है, सेल प्रोटीन्स की तैयारी भी कर रहा है, सेल अपने अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स की कॉपी भी कर रहा है, इसके साथ साथ जो एंजाइम्स उसको अगली स्टेज में चाहिए उनकी तैयारी भी कर रहा है। क्योंकि एक दफा वो एंजाइम बन गए तो ये इस बात की निशानदेही होगी कि अब G1 में रहने की जरूरत नहीं है, अब अगली स्टेज पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट फेज आपके पास आ जाएगी एस फेज। एस फेज का दूसरा नाम है सिंथेसिस फेज, यानी कोई ना कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है, कोई ना कोई चीज तैयार हो रही है, पैदा हो रही है। अब क्या होगा कि सेल के अंदर का जो क्रोमोसोम है, ये जिसका जो डीएनए है बेसिकली ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर ये ऐसे एक लेग थी तो अब ये आपके पास यहीं पर इसकी 2 लेग्स बनेगी, डुप्लीकेट, बिल्कुल जैसा वो था वैसा ही एक और जो है आपके पास तैयार हो गया। तो हमने पढ़ा कि एस फेज के अंदर ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज होके आएंगे जो कि डुप्लीकेशन के लिए जरूरी थे इस क्रोमोसोम के। जब सेल्स यहाँ पे डुप्लीकेट हो गए, इस स्टेज से इसमें आगे G1 से एस फेज में आगे, अब इस स्टेज से आगे जो चीज हमारे पास आती है वो चीज आपके पास कहलाती है G2 फेज। ये हमारे पास आ गई G2। अब G2 के अंदर क्या होगा कि आपके पास सेल मैक्सिमम साइज में मजीद ग्रो कर जाएगा। अगर सेल पहले इतना था तो अब उसका साइज जो है वो और ज्यादा इंक्रीज कर गया। आपके पास यहाँ पे सेल का साइज भी बढ़ गया, सेल ने आपकी जो डीएनए था उसकी डुप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, मजीद जो प्रोटीन्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं, और वो तमाम प्रोटीन जो कि आगे जाके सेल को तकसीम करने में, डिवाइड करने में हेल्प आउट करेंगी, मदद करेंगी, उनकी तैयारी G2 के अंदर हो जाएगी। जैसे हमने G1 को फर्स्ट ग्रोथ फेज कहा था या फर्स्ट गैप कहा था, इसको सेकंड गैप भी कहा जाता है क्योंकि इसके साथ है G2। अब जब G2 हो गया, जब सेल अच्छा खासा बड़ा हो गया, ऑर्गेनेलिस कॉपी होगी, डीएनए कॉपी हो गया, हर चीज होगी, उन प्रोटीन की भी तैयारी होगी जो कि आगे तकसीम के लिए जरूरी है, तो अब सेल एक सेल से 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके पास जो है 2 सेल्स बन देंगे, और दोनों सेल्स के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस है, और देखें एक आधा डीएनए इधर चला गया और आधा डीएनए इधर चला गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सेल बन चुके हैं। आप देखिए उनके न्यूक्लियस सेपरेट है, उनका डीएनए सेपरेट है। इसी तरह से जो सी प्रोटीन्स बनी थी वो हर एक की अपनी अपनी प्रोटीन्स भी जो है यहाँ सेपरेट है। अब ये जो सेल्स हैं तकसीम हो चुके हैं, एक सेल से 2 सेल बन चुका है। यही सेल आगे एंटर करते हैं G1 में, जो अभी भी पैदा हुए हैं, मजीद ग्रो करते हैं और फिर से वही साइकिल चलाते हैं। तो सेल के पैदा होने से लेकर सेल के तकसीम होने तक का जो टाइम पीरियड है उसको हमने कहा था कि हम कहते हैं सेल साइकिल। अब इस सेल साइकिल के अलावा बीच में एक और बहुत अहम स्टेज आती है, उस स्टेज का नाम है G0। G के नीचे छोटा सा O लगा लीजिए, छोटा सा 0 आप कह लें, इसको G0 भी पढ़ते हैं।
ये जो स्टेज आपके पास आती है, जिसको मैंने आपके पास कहा है G0, ठीक है, ये स्टेज आपके पास आती है यहाँ पर, जो G1 स्टेज है उसके पास, कि आपके पास जब सेल पैदा हुआ तो आगे उसका मुकद्दर क्या है कि आगे उसने तकसीम होना है या उसने तकसीम नहीं होना, बस एक दफ़ा जब वो पैदा हो गया तो वो ऐसा एज इट इज़ ही रहेगा, मज़ीद तकसीम नहीं होगा। दूसरे अल्फाज में आप इस स्टेज को, जिसको मैं G0, G के नीचे छोटा सा 0 डाल रही हूँ, ये लिखते हैं, इसको अरेस्टिंग फेज भी आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल इसमें अरेस्ट हो गया, अब वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। जैसे कि आपके पास बच्चा है, पैदा हुआ, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है, दिमागी सेल्स बन गए, एक दफ़ा न्यूरॉन्स बन गए, मरते दम तक वो न्यूरॉन्स ऐसे ही हमारे अंदर रहेंगे, वो जैसे पैदा हुए थे वैसे रहेंगे, ना उनकी तादाद में इजाफा होगा, ना उनकी कोई डिवीजन होगी, ना साइज में इजाफा, कुछ भी नहीं होना उनका। तो वो आपके पास जैसे ही यहाँ से पैदा हुए तो G1 स्टेज के बाद ही G0 स्टेज में चले जाते हैं, मजीद उनकी S फेज, G2 फेज, M फेज नहीं होती। इसके अलावा आपके पास कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको परमानेंटली प्रोड्यूस होने के बाद आपके पास भेज दिया जाता है G0 स्टेज में। इसमें आपके कुछ लिवर के और किडनी के सेल्स आते हैं, जबकि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि कभी G0 का तो रास्ता ही नहीं देखते, वो तो जैसे ही पैदा होते हैं तो फौरन से G1 स्टेज में आ जाते हैं और इससे आगे की फेजेस को कंटिन्यू करते हैं। वो कभी अरेस्ट होते ही नहीं है। अरेस्ट नहीं होते इसका मतलब है वो कंटिन्यूसली तकसीम होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। इस तरह के जो सेल्स आते हैं उन सेल्स के एग्जांपल में आते हैं एपिथेलियल सेल्स। आपके जो स्किन सेल्स हैं, कहीं पे कोई कट लग जाए, एब्रेजन लग जाए, खराब हो जाए तो वहाँ पे न्यू स्किन आ जाती है, न्यू सेल्स आ जाते हैं। तो ये आपके पास एग्जाम्पल आते हैं उन सेल्स की जो कि G0 फेज में अरेस्ट नहीं होते। मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का आपको कोई मसला हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपनी मर्जी का टॉपिक पढ़ने के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।